आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पिक एंड टॉपिक जीएसटी। कल तक अपन ने देखा था इश्यू ऑफ शेयर एट पार। पार का मतलब क्या था कि अगर कोई शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है तो कितने पे इश्यू होता है, 10 रुपए पर। अब आज हम देखते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि प्रीमियम होता क्या है। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, ₹10, ठीक है, और हमने कंपनी ने इश्यू कितने पे किया, ₹12 पे। तो जो ₹2 एक्स्ट्रा है ये क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सर एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अगर कंपनी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव करती है तो उसे कहां ट्रांसफर करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। वापस सुन लो कि अगर कंपनी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव करती है, क्या अमाउंट रिसीव करती है, प्रीमियम का, जैसे अपन यहां पे कितने रुपए रिसीव किए प्रीमियम के, ₹2, इसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देन उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें मिला है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं एज पर सेक्शन 52(2). पहला इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर, कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थ्रू हम जब कंपनी अपने बोनस शेयर इशू करती है तब इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब होता है कंपनी फ्री में अपने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है, और क्या इसका मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। देन टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो इनिशियल एक्सपेंस होते हैं उनको राइट ऑफ करना। देन टू राइट ऑफ द कमीशन पेड और डिस्काउंट और एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर। कंपनी जब अपने डिबेंचर को इशू करती है या प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है उस समय उसे जो कमीशन देना पड़ता है या वो उस समय जो डिस्काउंट देती है या उस समय जो एक्सपेंस इनकर होता है उसे वो कहां से राइट ऑफ कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। देन टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, जब कंपनी रीपेमेंट करती है जो प्रेफरेंस शेयर उसने इशू किए थे उस समय उसने शेयर होल्डर से या डिबेंचर होल्डर से क्या मंगाया था, पैसा मंगाया था। तो जब वो उसका रीपेमेंट करती है और उस रीपेमेंट में कुछ पार्ट प्रीमियम का हो, मतलब अपन ने डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू किया था 100 में और हमें रिडीम करना है उससे प्रीमियम पे, मतलब हमें उसे एक्स्ट्रा पे करना है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे हम कहां से पे कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। देन नेक्स्ट बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज, कि कंपनी जब अपने इक्विटी शेयर का बायबैक करती है। बायबैक का मतलब पहले अपन ने कल सीखा था शेयर इशू करना, बायबैक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बायबैक का मतलब क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर आपने इशू किए हैं उन्हें वापस परचेज कर लेना। जब कंपनी को लगता है कि मेरे पास अच्छा खासा कैश पड़ा है, अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस पड़ा है, तो कंपनी अपने शेयर बायबैक कर सकती है। तो उस केस में भी वह अपने सिक्योरिटी रिजर्व अकाउंट को यूज कर सकती है। तो कहने का मतलब 5 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला टू इशू बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर। सेकंड टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। थर्ड टू राइट ऑफ द कमीशन पेड और डिस्काउंट और एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर। टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज। ये पांचों के पांचों पॉइंट क्या है, यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। आई बात समझ में, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने उसे 10,000 शेयर इशू करने हैं।
10,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। फेस वैल्यू अपन मान लेते हैं ₹10 और प्रीमियम उसका मान लेते हैं सपोज ₹2, 4 ले लेते हैं ₹4। तो पर शेयर कितना हो गया 14 रुपीस, ठीक है। और वो कैसे कैसे मिल रहा है, एप्लीकेशन 3+1, अलॉटमेंट 3+1, फर्स्ट कॉल 2+1 एंड सेकंड कॉल 2+1। तो देखो प्रीमियम कितना दिया अपन ने 4 और शेयर की रेट कितनी है 10, टोटल कितना हो गया 14। ऐसा मान के क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम अभी आप क्या सीख रहे हैं, जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन में प्रीमियम कितना है ₹1 और रेट क्या है ₹3, तो टोटल रेट कितनी होगी ₹4। अलॉटमेंट में भी ₹3, प्रीमियम कितना है ₹1, तो टोटल रेट कितनी होगी ₹4। फर्स्ट कॉल पे ₹2 और प्रीमियम का अमाउंट ₹1, टोटल रेट क्या होगी ₹3। एंड सेकंड कॉल अगेन कॉल का रेट ₹2 प्लस प्रीमियम तो 1 इक्वल्स टू ₹3। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब कितनी एप्लीकेशन आई, हम ये मानते हैं 10,000 की एप्लीकेशन आई, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है टोटल एप्लीकेशन की 4, तो कितना हो गया 40,000। कल मैंने आपको बताया था कि बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होता है, डेबिट कार्ड कम्स इन, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिप्रेजेंट शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स आर द गिवर एंड शेयर होल्डर्स आर द गिवर। कौन सा अकाउंट है ये, पर्सनल अकाउंट। देन हम इसे कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी रिजर्व क्यों आया, क्योंकि कैपिटल में तो केवल ₹3 जाएगा और ये ₹1 कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 हमने क्या सीखा था कि अगर हमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा मिले ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, वो कहां ट्रांसफर होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 into 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 into 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 10,000 into 4, 40,000, 30,000 and 10,000। आई पास समझ में। देन अगला शेयर अलॉटमेंट, तो हम पहले क्या करेंगे, कल में देखा था, पहले हम ड्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लग जाता है हमारी कंपनी के शेयर होल्डर कौन कौन है। तो हम क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म काम में नहीं लेनी है, केवल मैं आपको समझाने के लिए यूज में ले रहा हूं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सबसे पहले अलॉटमेंट की रेट क्या है 3, प्रीमियम की रेट क्या है 1 into 10,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, यहां अप्लाइड और अलॉटेड दोनों सेम है, तो कितना हो जाएगा 30,000, 10,000 और ये कितना हो जाएगा 40,000, क्योंकि दोनों का रेट सेम है इसलिए दोनों कॉल्स में अमाउंट भी सेम आ रहा है। फिर अपने पास क्या होगा, पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। आई बात समझ में कि सर यहाँ पे पहले पैसा आया, फिर हमने इसे ट्रांसफर किया और यहाँ पे पहले हमने ड्यू किया, फिर हमें पैसा मिलेगा। हम यहाँ पे क्या भेजते हैं शेयर होल्डर्स को, रिमाइंडर कि भैया आपका पैसा ड्यू हो चुका है, आप आपके पैसे को जल्द से जल्द इस तारीख तक भिजवाने का प्रावधान कष्ट करें, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या आएगा, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर सेकंड कॉल। तो मैं इसी एंट्री को समझा देता हूं आपको।
ये हिस्ट्री को थोड़ा सा मैं रफ करके समझा देता हूं। ये क्वेश्चन ठीक है। देन शेयर फर्स्ट कॉल, पहले हम क्या करेंगे, ड्यू, इक्विटी, शेयर, कैपिटल, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी, शेयर, फर्स्ट कॉल, अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी, शेयर, कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या रेट है, 2 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो कितना हो जाएगा, 20,000, 10,000 एंड 30,000। एंट्री क्या हुई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वर्ड आगे जाते हैं इक्विटी, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर हमारे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हो जाएगा अपना 30,000 एंड 30,000। देन इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सेम एंट्री होगी, अमाउंट भी सेम ही है, हमने अलग नहीं किया, 30,000, 20,000, 10,000, यहाँ पे लिख देते हैं 2 into 10,000, 1 into 10,000। Then bank account debit to equity share second call account, कितना अमाउंट हो जाएगा, 30,000, 30,000। अब ध्यान से एक चीज समझना सर, अगर ये पैसा जो प्रीमियम का पैसा है 1114 टोटल 4, ये हमें ऐसे नहीं दिया हुआ रहता, हम अगर ऐसे नहीं मानते, केवल क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ रहता कि एप्लीकेशन के रेट 3, अलॉटमेंट रेट 3, फर्स्ट कॉल रेट 2 एंड सेकंड कॉल रेट 2, ठीक है, तो कितना दिया हुआ है 10, ठीक है, और हमें ये बोला हुआ है कि ₹4 हमें एज ए प्रीमियम लेना है, और क्वेश्चन साइलेंट है प्रीमियम कब लेना है, वापस सुन लेना कि हमें ये दिया हुआ है एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड सेकंड कॉल पे 2, तो टोटल कितना हो रहा है 10, लेकिन हमें पर शेयर लेना कितना है, ₹14। तो ₹4 जो प्रीमियम अमाउंट है वो हम कब कॉल करेंगे, क्वेश्चन क्या है कि ₹4 का जो प्रीमियम है उसे हम कब कॉल करेंगे। तो ध्यान रखना, हमें हमेशा याद रखना है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीमियम, in the absence of information about the premium, we always assume that the amount of premium will be received at the time of allotment, will be received at the time of allotment। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, allotment 3 plus 4 equals to 7। आई बात समझ में, हमने क्वेश्चन को कैसे किया था अभी 1 + 1 1 1, अगर अपन को ₹4 एक साथ मंगाना है और क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि कब मंगाना है, तो हम कब मंगवाएंगे अलॉटमेंट, ये सॉरी सेक्रेटरी अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। आई बात समझ में, अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है ना, तो ये कितने रुपए हो गया 7। अपन केवल अलॉटमेंट की एंट्री देखते हैं, एप्लीकेशन की एंट्री वो भी वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 यहाँ प्रीमियम का अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, ₹4 कब रिसीव करना है, कुछ नहीं बोला था, तो हम क्या मान रहे हैं अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के टाइम एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, शेयर कर दो इसको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 into 10,000 शेयर, ये ध्यान रखना क्वेश्चन होगा वही है, ठीक है, एंड 4 into 10,000
कितना हो गया 30,000, ये कितना हो गया 40,000 और ये कितना हो गया 70,000। अब बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 70,000। आई बात समझ में कि जब केवल एक ही कॉल पे प्रीमियम मंगाना है तो प्रीमियम सीआरपी एक ही बार होगा। कब होगा? या तो क्वेश्चन स्पेसिफिक बोलता है कि कब मंगाना है, और अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं बोलता है तो हमें कहां मानना है? अलॉटमेंट में। कहां मानना है? अलॉटमेंट। अब आपका अगला टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले अपने क्या पढ़ा था? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, और अब क्या पढ़ रहे हैं? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे क्या है कि कंसिडरेशन जो है वो कैश नहीं है, मतलब यहाँ पे बार्टर एक्सचेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है कि सपोज मैं आपको ये मार्कर दूं और आप इसके बदले मुझे क्या दो? एक पेन दो, ठीक है? तो क्या हुआ? आपने एक्सचेंज किया काय का? गुड्स का, किसी कमोडिटी का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज कोई सर्विस दे रहा है तो सर्विस के बदले मैंने उसे शेयर इशू कर दिया, या कोई कंपनी, कोई सामने वाला वेंडर मुझे एसेट दे रहा है और एसेट्स के बदले मैंने उसे क्या इशू कर दिया? शेयर्स। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे क्लासरूम के लिए एक एयर कंडीशनर चाहिए, ठीक है, और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके बच्चे को 2 साल तक पढ़ा दूंगा। तो मैं उसे, जब मैं पढ़ाने का बात कर रहा हूँ, उससे कमिटमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या उसे कैश दिया? नहीं, मैंने उनसे क्या ली? एसी ली, और उसके बदले मैंने उनको क्या दिया? सर्विसेज। काय की? पढ़ाने की सर्विस। मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज किया। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे अगर एयर कंडीशनर चाहिए और मैं एक कंपनी हूँ तो मैं उसे क्या इशू कर रहा हूँ? उस एसी के बदले शेयर्स इशू कर रहा हूँ। क्या इशू कर रहा हूँ? शेयर्स इशू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसीडरेशन अदर देन केस का पहला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। मैंने आपको बताया था हु इज प्रमोटर? जो कंपनी को प्रमोट करता है। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उस समय से पहले और उस समय के बाद कई दिनों बाद तक जो प्रमोटर होते हैं वो कंपनी को सर्विसेज देते हैं कि वो जो भी प्रोसेस होता है वो कौन करता है? सारा का सारा काम कौन करता है? प्रमोटर। तो प्रमोटर ने जो सर्विसेज दी उसके बदले में हो सकता है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर दूं, हो सकता है मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर दूं। तो जब मैं प्रमोटर को शेयर इशू करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी खर्चा आया उसे उस अकाउंट में करूंगा डीआर। तो एंट्री क्या हो गई? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं उन्हें क्या इशू कर रहा हूं? शेयर्स। कौन से शेयर्स? फुल्ली पेड, मतलब पार्टली पेड नहीं इशू करूंगा। मतलब 10 का अगर शेयर है तो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? 10 का शेयर है तो उसका पेड अप कितना मानूंगा? 10 रुपए, और पेड अप पे कितना मानूंगा? 10 रुपए। कहने मतलब उससे हमने प्रमोटर को हमने क्या इशू कर दिया? फुल्ली पेड बोनस, सॉरी फुल्ली पेड शेयर। क्या इशू कर दिया? फुल्ली पेड शेयर। देन सेकंड आता है आपका, आगे देखते हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट। अब हम क्या कर रहे हैं? हम शेयर इशू कर रहे हैं काय के लिए? टू एक्वायर द एसेट। टू एक्वायर द एसेट कि हमने कोई एसेट परचेज करना है और उसके बदले हम क्या इशू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर। तो पहली एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम वेंडर, तो क्या आ रहा है? एसेट आ रहा है, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर इज गिवर और रिसीवर? ही इज गिवर, तो यहां क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट, और ये क्या हो गया आपका? डेबिट फॉरवर्ड कम्स इन। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट और बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर। कहने का मतलब क्या होगा? जितने रुपए का आपने एसेट परचेज किया उतने रुपए से हम एंट्री कर देंगे, जो नॉर्मल आपने 11 में एंट्री सीखी थी वो की वही एंट्री। लेकिन फॉर इशूइंग शेयर्स टू वेंडर, अब हम क्या कर रहे हैं? इसके बदले हम इसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इसके बदले हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। मतलब कैश की जगह हम क्या यूज करेंगे? इक्विटी शेयर, ठीक है? तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम कैश पे करते तो क्या एंट्री करते हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ शेयर इशू कर रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब जितने का हमने एसेट परचेज किया उसके बदले में हम क्या इशू कर रहे हैं? शेयर। क्या इशू कर रहे हैं? शेयर। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं फॉर इशूइंग शेयर टू वेंडर एट पार्ट आई है। अब इसे हम क्या कर लेते हैं? एट प्रीमियम। तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
काई पे अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं वेंडर को, वो प्रीमियम पे है। कब हो जाएगा ये? जब हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो काई पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, तो उस समय क्या हो जाएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कौन है? एबीसी लिमिटेड। कौन है? एबीसी। तुम्हें दिखेगा नहीं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। क्या है? एबीसी लिमिटेड। ठीक है, हमें एक मशीनरी लेनी है 5 लाख की। किससे? XYZ लिमिटेड से। किससे लेनी है? XYZ लिमिटेड से 5 लाख की क्या लेनी है? मशीनरी। ठीक है, शेयर हम इशू करना है पार पे। शेयर हम इशू करना है पार पे, मतलब ₹10 का शेयर है और कितने पे इशू करना है हमें? ₹10 पे। ठीक है, तो मैं पहले एंट्री क्या करूंगा? एबीसी लिमिटेड, तो मैं क्या कर दूंगा? बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है ना? अब यहां पे एंट्री क्या करूंगा? पहले वेंडर कौन है मेरा? XYZ लिमिटेड। तो मेरे पास क्या है? मशीनरी। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड। कितना? 5 लाख। कितना? 5 लाख। कितना हो गया? 5 लाख। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूंगा? शेयर इशू करूंगा। कितने शेयर इशू करूंगा? ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू, क्या बोला? नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू अमाउंट पेबल टू वेंडर। क्या बोला? अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू और फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्लस प्रीमियम फॉर्मूला लिख लेना। अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कब होगा? जब हम शेयर इशू करेंगे पार पे, या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम जब हम शेयर इशू करेंगे प्रीमियम पे। तो यहां पे काई पे इशू कर रहे हैं हम? क्या बोला था मैंने? एट पार। क्या बोला था मैंने? एट पार। तो अमाउंट पेबल कितना है? 5 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 से 10 गया, कितने शेयर आएंगे? 50,000 इक्विटी शेयर। तो हम XYZ लिमिटेड को कितने इशू करेंगे शेयर? 50,000। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख being 50,000 equity shares of ₹10 issued। Clear? क्या हो गया? 50,000 equity share of ₹10 issued बराबर। अगर यही क्वेश्चन है सेम और हम शेयर राइट इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो क्या होगा वो भी हम देखते हैं। ये एंट्री सेम रहेगी, यहाँ पे चेंज होगा, तो मैं इस एंट्री को रफ कर देता हूं। ध्यान से देखना, ये एंट्री समझ में आ गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर नंबर ऑफ शेयर क्या चेंज होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? ध्यान से देखना। अमाउंट पेबल कितना है? 50,000। कितना पेबल है? 5 लाख डिवाइडेड बाय, अब मैं टाइप इशू कर रहा हूं एट पार या एट प्रीमियम? एट प्रीमियम। टाइप इशू कर रहा हूं एट प्रीमियम। और प्रीमियम कितने रुपए का है? सपोज 2 का। तो शेयर की रेट क्या हो गई? ₹12। क्या हो गई? 12। यहाँ पे 12 नहीं लेके हम इसे लेते हैं 2.5, ये जाएगा 12.5। प्रीमियम कितना बना हमने? 2.5 और टोटल शेयर की रेट क्या हो गई? 12.5। तो फेस वैल्यू, अब फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? अमाउंट पेएबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। टाइप इशू कर रहा हूं मैं प्लस प्रीमियम पे, तो ये मानूंगा मैं फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम।
तो क्या करूंगा, अमाउंट पेबल कितना है 5 लाख, फेस वैल्यू कितनी है 10 प्लस प्रीमियम कितना है 2.5, तो कितना हो जाएगा 5 लाख अपॉन 12.5। इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा 40,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता है एक्स वाई जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 40,000 into 10 4 लाख और एसपीआर 40,000 into 2.5 1 लाख। आई बात समझ में? सर थोड़ा सा आज अपन इतना एग्जांपल देख रहे हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब कभी भी शेयर इश्यू होता है प्रीमियम पे तो डिवाइड होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर इश्यू होता है पार पे तो डिवाइड होगा पाई पे फेस वैल्यू पे। एक और डिस्काउंट जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं और हमें इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, और एसपीआर में नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम का अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम का अमाउंट। आई बात समझ में? और अगला टॉपिक क्या है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर परचेज कंसीडरेशन ऑफ बिजनेस। पहला आपने क्या देखा था कि इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, दूसरा आपने क्या देखा था कंसीडरेशन अदर देन केस, और ये भी अदर देन केस का ही है, लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं हम पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर करते हैं किसी कंपनी का। ठीक है, तो अब जब एक्वायर करते हैं बिजनेस, सब किसी का एक्वायर करते हैं तो बिजनेस में देखा एसेट भी होता है और लायबिलिटी भी होता है। अब हमने देखा नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट्स तो क्या होगा टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, तो क्या जाएगा आपके पास नेट एसेट। अब गुडविल या कैपिटल रिजर्व, क्या बोला कैपिटल रिजर्व, ध्यान से देखना कि अपन जब इस नेट एसेट्स की अपन ने वैल्यू क्या दी है दैट इज परचेज कंसीडरेशन, तो मैं क्या बोलूंगा परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, अगर परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है और नेट एसेट्स कम है तो हमने क्या एक्वायर किया, हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया, हमने कंपनी के एक्स्ट्रा पैसे दिए। फॉर एग्जांपल आपका टोटल एसेट है 1000 करोड़, टोटल लायबिलिटी है 300 करोड़, तो कितना आएगा 700 करोड़। ठीक है, और हमारा परचेज कंसीडरेशन है सपोज 800 करोड़ और नेट एसेट्स कितना है 700 करोड़। ध्यान से सुनना, मैंने बोला टोटल एसेट्स कितना है 1000 करोड़, टोटल लायबिलिटी कितनी है 300 करोड़, सर नेट एसेट कितना है 700 करोड़। आप पे कितना कर रहे हो 700 की है 800, क्या आप उस कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो? हाँ, आप उस कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। तो जब आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो तो क्या आता है गुडविल, क्या आता है गुडविल, और गुडविल कितना होगा 100 करोड़, कितना होगा 100 करोड़। उल्टा करके देखते हैं कि हमारा नेट एसेट कितना है 700 करोड़, अब हमने ले लिया इसको 600 करोड़, क्या कि हमारे को एसेट्स कितना मिल रहा है 700 करोड़ का और हम पे कितना कर रहे हैं 600 करोड़। अब क्या आएगा, क्या आएगा कैपिटल रिजर्व, क्या आएगा कैपिटल रिजर्व। ध्यान से सुन लेना कि जब कभी भी परचेज कंसीडरेशन ज्यादा हो और नेट एसेट्स कम हो तब तो आता है आपका गुडविल, और जब परचेज कंसीडरेशन कम हो और नेट एसेट्स ज्यादा हो तब आपका आता है कैपिटल रिजर्व। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। अब ये ज्यादा है ये कम है तो बैलेंस किधर आएगा ऊपर, तो क्या लिख देंगे गुडविल, क्या लिख देंगे गुडविल। और अगर ये ज्यादा है यार साइड ज्यादा है और शेयर साइड कम है तो क्या आएगा कैपिटल रिजर्व, क्या आएगा कैपिटल रिजर्व। कब ध्यान से सुन लेना
एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो बैलेंस किधर आएगा? एसेट शुड बी इक्वल्स टू लायबिलिटी, तो बैलेंस किधर आएगा? लायबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी कम है। और अगर लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है, मतलब जो सीआर साइड है ज्यादा है और डीआर साइड कम है, तो बैलेंस किधर आएगा? ऊपर। और से क्या बोलेंगे? गुडविल। तो ऊपर जो बैलेंस आता है डीआर साइड, उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल। और जो नीचे बैलेंस आता है वो क्या होता है? सीआर। तो सपोज अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं। 600 करोड़ का हमने खरीदा, पीसी कितना हो गया? 600 करोड़। लायबिलिटी कितनी है? 300 करोड़। एसेट्स कितना है? 1000 करोड़। ठीक है, एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है। एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, क्या गुडविल आएगा? क्या नहीं। क्या कैपिटल रिजर्व आएगा? यस, क्योंकि एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो 100 करोड़ क्या जाएगा? कैपिटल रिजर्व। क्या जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये दोनों में आपको एग्जांपल ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें नेट एसेट फाइंड आउट करना है। उस नेट एसेट्स को हमें किससे कंपेयर करना है? परचेज कंसीडरेशन से। उस परचेज कंसीडरेशन से हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व। और नेट एसेट्स कैसे आता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी बेटा सेम होगा। और ये इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर मैं यहां पे आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। मतलब जहां-जहां इक्विटी वर्ड आता था वहां क्या वर्ड आ जाएगा? प्रेफरेंस। जैसे अपनी पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो प्रेफरेंस शेयर में क्या जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन सेकंड एंट्री क्या होती थी इक्विटी में? शेयर कैपिटल का जो अपन को शेयर करना रहता था तो अपन एंट्री क्या करते थे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रेफरेंस शेयर में क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब जहां-जहां वर्ड इक्विटी आ रहा था वहां क्या वर्ड लिख दोगे? प्रेफरेंस। और सेम वर्क प्रोसेस पहले पार्ट में मतलब एप्लीकेशन के टाइम पहले पैसा आएगा, फिर हम उसे ट्रांसफर करेंगे। सेकंड में पहले ड्यू करेंगे, फिर पैसा आएगा। आई बात समझ में? अब अगला टॉपिक है आपका कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। अब अगला टॉपिक क्या है? कॉल्स इन एरियर्स। सर कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है? आपको मैंने बताया था कि जब कोई शेयर होल्डर्स कोई कॉल नहीं देता, जब कोई शेयर होल्डर्स कोई कॉल नहीं देता तो जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है शेयर होल्डर से उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। एज पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10% पर एनम। कॉल्स इन एरियर्स जो पैसा हमें टाइम में रिसीव नहीं हुआ उस पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स का ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दो तरीके से होता है। पहला बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट एंड दूसरा विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। पहला बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। यहां पे क्या होता है? हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं। कहने का मतलब जितना अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ उससे हम उस अमाउंट से हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। जैसे सपोज हमें 500 रुपए रिसीव नहीं हुए, रुपीस 500 हमें रिसीव नहीं हुआ, तो हम एंट्री क्या करेंगे? पैसा रिसीव जब होता है तब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब जो भी कॉल है, फर्स्ट कॉल है या अलॉटमेंट है, कॉल अकाउंट। ध्यान रखना एरियर कौन सी एंट्री में आ सकता है? हमेशा एरियर जब पैसा रिसीव होता है हमें उसी एंट्री में आएगा। कहने का मतलब या तो फोर्थ एंट्री या सिक्स्थ एंट्री या एट्थ एंट्री। फर्स्ट एंट्री में मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में कभी भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आता? कॉमन सेंस है कि वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने अपने शेयर सब्सक्राइब किए हैं या जिसने अपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो हमें कब पता पड़ता है? एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन में हम उन्हीं को सब्सक्राइबर मानते हैं जिन्होंने हमें एप्लीकेशन की कॉल दी। ये नहीं है कि किसी ने कॉल नहीं दी तो वो कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा, नहीं। हमें पता कब पड़ेगा? फोर्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री और एट्थ एंट्री में कि जिन लोगों ने हमारे शेयर सब्सक्राइब किए थे उनमें से किस ने कॉल नहीं दी। अगर किसी ने कॉल नहीं दी तो हम उसको कौन से अकाउंट से डेबिट कर देंगे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट से। एंड विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट
इसके अंदर क्या हो जाएगा डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर जो भी कॉल है। यहाँ पे हम कॉल से अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जितना अमाउंट हमें मिला है उतने से ही हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम किस अमाउंट से करते हैं, जितना अमाउंट हमें मिलना था वो तो आता है ना शेयर कॉल में, और जो अमाउंट नहीं मिला वो आता है कॉल्सिंग एरियर्स में, और जो अमाउंट मिल चुका है वो आता है बैंक अकाउंट में। और यहाँ पे क्या आता है, केवल वो अमाउंट जो हमें मिल चुका है, वो अमाउंट जो हमें मिल चुका है। कॉल्सिंग एरियर्स को हम कहां शो करते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में रिडक्शन एज ए डिडक्शन। हमने एक इलस्ट्रेशन किया था हमारे वीडियो नंबर 3 में, तो उसमें हमने देखा था कि हमने जो पैसा हमें शेयर होल्डर से नहीं मिला उससे हमने कहां से ट्रीट किया था, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में से लेस कॉल्स इन एरियर्स। आई बात समझ में। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखना कि हमने इशू किया 20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन की रेट थी 30, अलॉटमेंट की रेट थी 30, फर्स्ट कॉल की रेट थी 20 एंड सेकंड कॉल की रेट थी 20। सारी की सारी हमें रिसीव हो गई कॉल्स, लेकिन 500 शेयर्स पे हमें सेकंड कॉल नहीं मिली। कौन सी कॉल नहीं मिली, सेकंड कॉल नहीं मिली। मतलब कॉल से एरियर्स कहां पे आएगा, सेकंड कॉल में, मतलब एंट्री नंबर 8 में। तो हम ध्यान से देखते हैं कैसे एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फॉर्मूला याद है आपको, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन रेट। अब यहाँ पे अप्लाइड और अलॉटेड दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 20,000 इनटू 30, ये हो जाएगा आपका 6 लाख। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वो भी कौन सी एरियर्स नहीं है और एप्लीकेशन पे एरियर्स आ भी नहीं सकता। देन सेकंड अलॉटमेंट। अब यहां पे पहले क्या करते हैं, ड्यू करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा 20,000 इनटू अलॉटमेंट रेट कितनी है 30, तो कितना आ जाएगा 6 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा 6 लाख। ध्यान से समझना, अगर यह क्वेश्चन में लिखा रहता कि ऑल कॉल्स वर टू बी रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऑन 500 शेयर्स, मतलब मैंने तो क्वेश्चन में क्या लिया, केवल सेकंड कॉल। अगर तीनों कॉल में ही अमाउंट नहीं आता तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से मेरे अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, ओनली वन कॉल पे पैसा नहीं आया। कौन सी कॉल पे पैसा नहीं आया, सेकंड कॉल पे, इसलिए हम इक्विटी में भी ऐसा नहीं करेंगे अलॉटमेंट में। देन थर्ड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है 20,000 और फर्स्ट कॉल की रेट क्या है ₹20, कितनी है ₹20, तो कितना आ जाएगा 4 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 4 लाख। अब ये पूरा अमाउंट रिसीव हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ये नहीं बोला कि कोई शेयर होल्डर ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी। अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता कि इतने शेयर होल्डर्स हैं या इतने शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, तो हम यहां पे कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, कौन सी एरियर्स अकाउंट। एंड लास्ट इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना कि 20 into 20,000, 20 कहां से आया, ये वाला सेकंड कॉल का रेट 4 लाख। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या बोला, 500 शेयर्स पे सेकंड कॉल नहीं आया। क्या बोला, 500 शेयर्स पे सेकंड कॉल नहीं आया। तो ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिट टोटल कितने शेयर थे 20,000, कितनों पे कॉल नहीं आया 500 पे,
तो मतलब कितने पे आया 19,500 भी आया ना, क्योंकि 500 पे तो सेकंड कॉल आया ही नहीं। मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20 तो कितना हो जाएगा 3,90,000, 3,90,000। अब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितने पे नहीं आया 500 पे, मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा 10,000। टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितना हो जाएगा 4 लाख। आई बात समझ में कि हमें 500 शेयर्स पे ₹20 नहीं मिले थे, मतलब कॉल शेयर्स कितना हो गया 10,000। हमें 19,500 पे सेकंड कॉल मिला था, कितना रुपया 20 रुपया, तो हमें कितना मिल गया टोटल 3,90,000। और हमने ड्यू कितना किया था 4 लाख, कितना किया था 4 लाख। अगर क्वेश्चन ने बोला है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है तब तो ऐसी एंट्री, और अगर क्वेश्चन ने बोला है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना, क्वेश्चन ने क्या बोला है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना, तो ध्यान रखना हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से इसे रफ कर दो। कितना अमाउंट आया बैंक अकाउंट डेबिट 3,90,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल कितना 3,90,000। समझ में आई मेरी बात कि जब बोला हो क्वेश्चन ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है तब तो ओपन हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन ने ये बोला है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना तो जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है उतने ही अमाउंट की एंट्री होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 3,90,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 3,90,000, डेबिट शुड बी इक्वल्स टू क्रेडिट। आई बात समझ में। अब हम आज इतना देखेंगे, अगले वीडियो में आएगा अपना कॉल्स इन एडवांस एंड बहुत सारे टॉपिक बहुत पेंडिंग है, वो सारे टॉपिक अपन एक एक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनल मोबाइल पे या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू।